किताब 6 इजी पीसेस का हिंदी में अनुवाद करेंगे और उसे बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1, एटम्स इन मोशन, यानी गतिमान परमाणु से, जो इस किताब का पहला अध्याय है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, कैसे वे काम करते हैं और उनका हमारे जीवन से क्या संबंध है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फाइनमैन कहते हैं कि यदि पूरी विज्ञान को केवल एक ही वाक्य में समेटना हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, सारी चीजें परमाणुओं से बनी है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर वस्तु, चाहे वह पत्थर हो, पानी हो, हवा हो या आपका अपना शरीर, सब कुछ बहुत ही छोटी इकाइयों से बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। सारी चीजें परमाणुओं से बनी है, छोटे छोटे कण जो लगातार गति कर रहे हैं। ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और एक दूसरे से टकराते भी हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु एक बहुत ही छोटा कण होता है, इतना छोटा कि हम उसे अपनी आंखों से या आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एक बाल के सिरे पर लाखों परमाणु समा सकते हैं। अगर किसी तरह हम परमाणुओं को एक एक करके देखने लगे तो ये हमें गोल गोल बिंदुओं की तरह दिखेंगे और ये स्थिर नहीं होंगे, बल्कि हमेशा गति में रहेंगे। गति में क्यों रहते हैं? फिजिक्स में जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद परमाणु और भी तेज गति से हिलने लगते हैं। अगर आप एक बर्फ का टुकड़ा लें, उसके परमाणु बहुत धीरे धीरे कंपन कर रहे होते हैं। जैसे ही आप उसे गर्म करते हैं, वो पिघलने लगता है। इसका मतलब है कि परमाणुओं की गति बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, जब आप गर्म पानी छूते हैं तो वो गर्मी दरअसल पानी के अणुओं की तेज गति के कारण होती है। जब आप बर्फ को हाथ में लेते हैं तो उसमें मौजूद अणु बहुत धीमी गति से हिलते हैं, और जब आप भाप देखते हैं तो उसका मतलब यह है कि अणु इतने तेज हो गए हैं कि वे एक दूसरे से दूर उड़ने लगे हैं। यानी तापमान किसी पदार्थ के परमाणुओं की औसत गति का नाम है। गति तेज, हा तापमान ज्यादा, गति धीमी, तापमान कम, ठोस, द्रव और गैस, ये सब परमाणुओं की गति पर निर्भर करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि परमाणु का विचार नया नहीं है। लगभग 2500 साल पहले भारत के कणाद आर्शी और यूनान के डेमोक्रिटस जैसे दार्शनिकों ने भी यह कल्पना की थी कि हर वस्तु छोटे छोटे कणों से बनी है, लेकिन उस समय कोई प्रयोग नहीं था जो इसे सिद्ध कर सके। जब हम किसी ठोस वस्तु को देखते हैं, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा, तो वह हमें स्थिर और ठोस दिखता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर उस लकड़ी में मौजूद परमाणु लगातार हिलते डुलते रहते हैं। गति और तापमान का संबंध। फाइनमैन बताते हैं कि किसी वस्तु का तापमान इस बात से जुड़ा होता है कि उसके परमाणु कितनी तेजी से हिलते हैं। अगर कोई वस्तु गर्म है तो उसके परमाणु तेज गति से हिलते हैं। अगर वह ठंडी है तो उनकी गति धीमी होती है। हम अक्सर कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंड है, लेकिन असल में तापमान किसी वस्तु के परमाणुओं की औसत गति को दर्शाता है। जितने तेज परमाणु हिलेंगे, उतना ही ज्यादा तापमान होगा। इसलिए अगर किसी वस्तु को ठंडा किया जाए तो उसके परमाणु धीरे धीरे हिलने लगते हैं, और जब तापमान एकदम शून्य के पास पहुंचता है, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, तब परमाणुओं की गति लगभग रुक जाती है। परमाणु कैसे सिद्ध हुए? शायद आप सोचें कि जब हम परमाणु को देख ही नहीं सकते तो हमें कैसे पता चला कि वे मौजूद हैं। 19वीं और 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है ब्राउनियन मोशन, जब बहुत छोटे कण पानी में अजीब तरह से हिलते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे देखा और यह समझा कि जब कोई सूक्ष्म कण, जैसे परागकण, पानी में डाला जाता है और आप उसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो वह अजीब तरह से हिलता डुलता दिखाई देता है, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। असल में यह हिलना आसपास के पानी के अणुओं की टक्कर की वजह से होता है। पानी के परमाणु अदृश्य है,
लेकिन वे उस छोटे कण को धक्का दे रहे हैं। यही ब्राउनियन गति है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पर एक गहन लेख लिखा, जिससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु वास्तव में मौजूद है। इस प्रकार बिना सीधे देखे भी हमने यह जाना कि परमाणु सच में होते हैं और वे हमेशा गति में रहते हैं। परमाणु कैसे व्यवहार करते हैं? हर परमाणु के भीतर एक केंद्र होता है, जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों ओर बहुत छोटे कण, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु आपस में मिलकर अणु मॉलिक्यूल बनाते हैं और अणु मिलकर पदार्थों की संरचना बनाते हैं। जैसे H2 का अर्थ है 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर पानी बनाते हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय से हमने यह सीखा, परमाणु हर चीज की मूलभूत इकाई है। वे हमेशा गति में रहते हैं और यही गति तापमान, पदार्थ की अवस्था और रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। परमाणु हर वस्तु में अदृश्य रूप से काम करते हैं और उनका प्रभाव हर स्तर पर स्पष्ट। 2 अध्याय: मूल भौतिकी यानी मूल भौतिकी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भौतिकी क्या है, यह विज्ञान की बाकी शाखाओं से कैसे जुड़ी है और प्रकृति के नियमों को जानने की हमारी कोशिश कैसी होती है। भौतिकी क्या है? भौतिकी यानी फिजिक्स वो विज्ञान है जो हमें यह समझाता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसका सवाल होता है, चीजें क्यों गिरती हैं, रोशनी क्यों चलती है, तापमान कैसे बढ़ता है और यह पूरा ब्रह्मांड किस नियम से बंधा हुआ है। भौतिकी उन नियमों की खोज है जो हर चीज को नियंत्रित करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा परमाणु हो या पूरी आकाशगंगा। भौतिकी का दायरा और अन्य विज्ञानों से संबंध। फाइनमैन बताते हैं कि भले ही विज्ञान की कई शाखाएं होती है, जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, लेकिन इन सभी की बुनियाद भौतिकी होती है। रसायन शास्त्र में जो परमाणुओं की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो भौतिकी के नियमों से संचालित होती है। जीव विज्ञान में कोशिकाएं जिस तरह से ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं, वो भी ऊर्जा और गति के नियमों से जुड़ी होती है। इसलिए भौतिकी सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि प्रकृति की भाषा है। वैज्ञानिक तरीका, अनुमान और जांच। विज्ञान सिर्फ तथ्यों को याद करने का नाम नहीं है। वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम पहले कोई अनुमान लगाते हैं, फिर प्रयोग करके उसे जांचते हैं। अगर अनुमान सही निकला तो उसे एक सिद्धांत माना जाता है, और अगर गलत निकला तो उसे बदलना पड़ता है। फाइनमैन इसे गैस और चेक कहते हैं, मतलब सोचो, परखो और सुधारो। सार्वभौमिक नियम, पूरे ब्रह्मांड में लागू। एक और शानदार बात यह है कि भौतिकी के नियम सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम चांद पर भी वैसा ही काम करता है जैसा यहां जमीन पर। इसका मतलब, अगर हम एक नियम को सही तरीके से समझ लें, तो हम पूरी कायनात को समझ सकते हैं। सरल नियम, जटिल दुनिया। कई लोग सोचते हैं कि दुनिया बहुत जटिल है, तो इसके नियम भी जरूर जटिल होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का व्यवहार जितना भी जटिल हो, उसके पीछे के नियम अक्सर बेहद सरल होते हैं। जैसे न्यूटन का एक ही नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, पूरे यांत्रिकी मैकेनिक्स को समझा सकता है। गणित और भौतिकी, एक गहरा रिश्ता। भौतिकी और गणित का रिश्ता बहुत गहरा है। गणित हमें यह क्षमता देता है कि हम प्राकृतिक नियमों को सटीक रूप में लिख सके और उनकी मदद से हम भविष्यवाणी कर सके कि कोई चीज कैसे चलेगी। बिना गणित के भौतिकी सिर्फ बातें बनकर रह जाती है। सत्य, प्रयोग और सीमाएं। फाइनमैन ये भी कहते हैं कि विज्ञान कभी भी किसी चीज को अंतिम सत्य नहीं मानता। हर नियम, हर सिद्धांत सिर्फ तब तक सही है जब तक वो हर प्रयोग में सही साबित हो रहा है।
अगर किसी दिन कोई नया प्रयोग किसी पुराने नियम को तोड़ दे तो हमें वो नियम बदलना पड़ता है। यही विज्ञान की ईमानदारी है। क्या हम सब कुछ जान सकते हैं? एक और बड़ा सवाल यह है, क्या हम कभी ब्रह्मांड को पूरी तरह जान सकेंगे? फाइनमैन मानते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे और भी गहराई खुलती जाती है। हर उत्तर के पीछे एक और सवाल छिपा होता है, लेकिन यह खोज ही असली रोमांच है। विज्ञान की सुंदरता। फाइनमैन कहते हैं कि विज्ञान केवल जानकारी का जरिया नहीं है, बल्कि यह इंसान की जिज्ञासा का सबसे सुंदर रूप है। जब हम किसी नियम को समझते हैं तो हम प्रकृति से एक रिश्ता बनाते हैं। फिजिक्स बिफोर 1920, पुरानी भौतिकी की नींव। 1920 से पहले की भौतिकी को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इसमें न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऊष्मा, हीट और यांत्रिकी शामिल थे। इस समय तक वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि वे लगभग सारी प्राकृतिक घटनाओं को समझ चुके हैं। दुनिया एक मशीन की तरह थी, साफ, सटीक, गणितीय। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें थीं जो इस मॉडल से मेल नहीं खा रही थी। और यहीं से शुरू हुई एक क्रांति, क्वांटम फिजिक्स। जब विज्ञान की जमीन हिल गई। 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिकों ने परमाणु और उससे भी छोटे स्तर पर दुनिया को देखना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि क्लासिकल भौतिकी के नियम वहां काम ही नहीं कर रहे। यहां पर चीजें एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकती थीं। कण कभी कण की तरह बर्ताव करते, तो कभी तरंग की तरह। एक ही घटना का कोई निश्चित परिणाम नहीं होता था, सिर्फ संभावना होती थी। इसे हम कहते हैं क्वांटम भौतिकी। यह सब पूरी तरह से नया सोचने का तरीका था। यहां न्यूटन के निश्चित नियमों की जगह अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ने ले ली। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, हमने परमाणु के केंद्र, न्यूक्लियस की खोज की। फिर हमने पाया कि न्यूक्लियस के अंदर भी कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी कण जैसे क्वार्क्स, मेसॉन्स, न्यूट्रिनोज वगैरह। आज हमें पता है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई वो नहीं है जिसे हम अणु कहते थे, बल्कि उससे भी छोटी दुनिया है, जहां मूलभूत कण, बल और ऊर्जा की लहरें मिलकर सारा ब्रह्मांड बनाते हैं। इस अध्याय में हमने जाना कि भौतिकी सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने का सबसे सुंदर और गहरा तरीका है। हम अब 6 आसान टुकड़ों के तीसरे अध्याय को विस्तार से समझेंगे, जिसका नाम है फिजिक्स की संबंधित विज्ञान। आज हम पहुंचे हैं तीसरे अध्याय पर, जिसका नाम है भौतिकी और अन्य विज्ञानों का संबंध, यानी फिजिक्स की अन्य विज्ञानों से संबंध। यह अध्याय सिर्फ भौतिकी की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि भौतिकी कैसे बाकी सभी विज्ञानों से जुड़ती है, जैसे रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र और यहां तक कि मनोविज्ञान से भी। विज्ञानों की एकता, सब कुछ जुड़ा है। फाइनमैन कहते हैं, विज्ञान को अलग अलग खानों में बांटना हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल शास्त्र, ये सब एक ही विशाल पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं। भौतिकी उन नियमों की खोज करती है जो ब्रह्मांड की हर क्रिया के मूल में मौजूद है। रसायन शास्त्र और भौतिकी, एक गहरी मित्रता। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, इसका पूरा आधार भौतिकी के नियमों पर टिका है। मूल बातें जैसे कि परमाणुओं का जुड़ना, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ऊर्जा का स्थानांतरण, ये सब क्वांटम भौतिकी और इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान भौतिकी का एक विशेष लेकिन स्वतंत्र रूप है। जीव विज्ञान और भौतिकी, जीवन में विज्ञान। शुरुआत में भौतिकी और जीव विज्ञान दो अलग दुनिया लगती थी,
लेकिन जब हमने डीएनए की संरचना जानी, जब हमने कोशिकाओं के अंदर के अणुओं को समझा, तब ये साफ हुआ कि जीवन भी उसी मूलभूत नियमों पर आधारित है जो भौतिकी समझाती है। फाइनमैन कहते हैं, जीवन एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो भौतिकी के नियमों के अधीन चलती है। खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड का भौतिकी से रिश्ता। जब हम तारों और ग्रहों की बात करते हैं, तो हम असल में गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम और प्रकाश की प्रकृति की बात कर रहे होते हैं। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी पूरी तरह भौतिकी पर निर्भर है। हम तारे कितने पुराने हैं, कैसे चमकते हैं, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ये सब सवाल तब हल होते हैं जब हम न्यूटन और आइंस्टीन की भौतिकी को समझते हैं। भूविज्ञान और मौसम विज्ञान, पृथ्वी के रहस्य, हमारा ग्रह कैसे काम करता है, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फूटते हैं, मौसम कैसे बदलता है, ये सब प्रक्रियाएं भी भौतिकी के नियमों का पालन करती है। चट्टानों के नीचे की गर्मी, हवा की गति, पानी के चक्र, ये सब गति, दबाव, तापमान जैसे मूल सिद्धांतों से जुड़े हैं। मनोविज्ञान और समाज, क्या भौतिकी यहां भी है? फाइनमैन स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे हम जटिलता की ओर बढ़ते हैं, जैसे मनुष्य का व्यवहार, विचार या समाज, वहां सीधे सीधे भौतिकी लागू करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हर चीज अंत में कणों और बलों से बनी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी इंसान के हर विचार को न्यूटन के नियमों से समझ सकते हैं। इसलिए फाइनमैन कहते हैं कि हर विज्ञान को उसकी जटिलता और संदर्भ के अनुसार समझना चाहिए। फाइनमैन यह स्पष्ट करते हैं कि भले ही भौतिकी सबसे नीचे का विज्ञान हो, यानी सबसे मौलिक, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाकी विज्ञान कम महत्वपूर्ण है। हर विज्ञान की अपनी भाषा, अपनी चुनौतियां और अपनी सुंदरता है। भौतिकी हमें आधार देती है, लेकिन ऊपर की संरचना में बाकी विज्ञानों की अहम भूमिका होती है। क्या सब कुछ भौतिकी से समझा जा सकता है? एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या हम पूरी दुनिया को सिर्फ भौतिकी से समझ सकते हैं? उत्तर है, आंशिक रूप से हां, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे मन, भाषा, भावनाएं, समाज, वहां नियम जटिल हो जाते हैं और इंसानी अनुभव भी जरूरी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि भौतिकी बाकी सभी विज्ञानों से जुड़ी है। वह उनके लिए एक नींव का काम करती है। लेकिन विज्ञान का हर क्षेत्र, चाहे वो जीवन हो, समाज हो या ब्रह्मांड, अपनी अपनी जगह पर अनूठा और जरूरी है। हम अब चौथे अध्याय को विस्तार से समझेंगे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक ऐसा सिद्धांत जो ब्रह्मांड की हर क्रिया को गहराई से छूता है। अब हम इस श्रृंखला के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी ऊर्जा की संरक्षण। यह विज्ञान के सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है, जो हमें यह समझाता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा शब्द हम सभी ने सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है? ऊर्जा किसी भी चीज को गति देने, उसे बदलने या काम करने की क्षमता है। जैसे गाड़ी का चलना, पंखे का घूमना, रोशनी जलना या शरीर में खाना पचना, इन सब के पीछे ऊर्जा का ही खेल होता है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु की गति में छिपी ऊर्जा। जब कोई वस्तु चलती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। जैसे चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ इंसान, उड़ता हुआ तीर। फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर आधा mv स्क्वायर, जहां m बराबर द्रव्यमान, मैस,
वह बराबर गति, वेलोसिटी। मतलब जितना ज्यादा वजन और गति, उतनी ज्यादा ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ऊंचाई या स्थिति की वजह से जमा हुई ऊर्जा। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर होती है या खिंची हुई अवस्था में होती है, तो उसमें ऊर्जा जमा होती है, जिसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण: दीवार पर टंगी हुई घड़ी, ऊपर उठाई गई बाल्टी, खिंचा हुआ धनुष। फॉर्मूला: पोटेंशियल एनर्जी सेकक mgh, जहां ही हाइस ऊंचाई, जी एमिस गुरुत्वीय त्वरण। जैसे ही वस्तु नीचे गिरती है, यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। जब कोई वस्तु गर्म होती है, तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा होती है। जैसे चूल्हे पर गर्म पानी, सूरज से आने वाली गर्मी, रगड़ से पैदा हुई गर्माहट। ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, जो परमाणुओं के कंपन की वजह से पैदा होती है। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। खाने, ईंधन और बैटरियों में जो ऊर्जा छिपी होती है, उसे कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। उदाहरण: पेट्रोल जलने से गाड़ी चलती है, खाना खाने से शरीर ऊर्जा पाता है, बैटरी चार्ज होने से मोबाइल चलता है। यह ऊर्जा पदार्थ के आणविक बंधनों में छिपी होती है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी तार में गति करते हैं, तो वह बनाते हैं बिजली, यानी विद्युत ऊर्जा। उदाहरण: पंखे का चलना, मोबाइल चार्ज होना, टीवी, बल्ब, कंप्यूटर चलना। बिजली आधुनिक जीवन की सबसे उपयोगी ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। जब किसी परमाणु का विखंडन या संलयन होता है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। उदाहरण: परमाणु बम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सूरज की ऊर्जा। यह ऊर्जा पदार्थ के अंदर के सबसे गहरे हिस्से से आती है और इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। जब हवा में कंपन होता है, तो वह हमारे कानों तक पहुंचता है। इसे कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। सूरज, बल्ब या लेजर से निकलने वाली रोशनी प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण है। यह ऊर्जा न सिर्फ रोशनी देती है, बल्कि पेड़ पौधों के जीवन का आधार भी है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ऊर्जा के ये सभी रूप एक दूसरे में बदल सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण नियम का मुख्य आधार है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। उदाहरण के लिए, अगर एक गेंद ऊंचाई से गिरती है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गिरते समय गतिज ऊर्जा में बदलती है और जमीन से टकराने पर वह ऊष्मा या ध्वनि में बदल जाती है। लेकिन कुल ऊर्जा की मात्रा हर समय एक समान रहती है। यह नियम इतना सार्वभौमिक है कि यह प्रकृति के हर कोने में लागू होता है, धरती पर भी और ब्रह्मांड के छोरों तक भी। ऊर्जा की खोज। 18वीं और 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने देखा कि मशीनें काम करती है, इंजन चलता है, भाप निकलती है, पहिए घूमते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या नियम है? इन्हीं सवालों से शुरू हुई थर्मोडायनामिक्स की खोज। जेम्स जूल ने प्रयोग करके यह साबित किया कि अगर आप गर्मी पैदा करते हैं, तो वह किसी न किसी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी से आई होती है। उन्होंने पानी को हिलाकर गर्म किया और यह दिखाया कि गर्मी भी ऊर्जा का एक रूप है, जो कि घर्षण या गति से आ सकती है। यहीं से यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदलता है। आइए कुछ सरल उदाहरणों से समझते हैं। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं, वह विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सूरज की प्रकाश ऊर्जा, पौधों में रासायनिक ऊर्जा बनती है। जिसे हम खाना खाते हैं, तो वो जैविक ऊर्जा में बदलती है। जल प्रपात में गिरते पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। फिर टरबाइन घुमाकर बिजली बनती है।
हर कदम पर ऊर्जा का रूप बदलता है, लेकिन मात्रा हमेशा एक सी बनी रहती है। फाइनमैन बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने यह नियम सिर्फ सोचकर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे गणितीय रूप से सिद्ध किया। अगर हम किसी बंद सिस्टम की कुल ऊर्जा की गणना करें, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ऊर्जा का योग हमेशा बराबर ही मिलेगा। यह नियम इतना मजबूत है कि अगर ऊर्जा गायब हो जाए, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रूप छिपा हुआ है, जैसे ऊष्मा, कंपन, परमाणु ऊर्जा आदि। परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का चरम रूप। जब परमाणु बनता है, जैसे यूरेनियम का विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, तो थोड़े से पदार्थ से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। E=mc² का नियम यही काम आता है। द्रव्यमान भी ऊर्जा का रूप है, इसलिए जब द्रव्यमान कम होता है, तो उसकी भरपाई ऊर्जा बनकर निकलती है। यह ऊर्जा भी संरक्षण नियम का पालन करती है, बस रूप बदलता है। द्रव्य, ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम न केवल धरती पर, बल्कि अंतरिक्ष, तारों, ब्लैक होल्स और पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। जब कोई तारा जलता है, तो वह अपने परमाणुओं की ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलता है। जब ब्रह्मांड फैलता है, तो कुल ऊर्जा की व्याख्या बदल जाती है, लेकिन फिर भी नियम लागू रहता है, थोड़ा और जटिल रूप में। बिजली का बिल क्यों आता है? क्योंकि हम ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। खाना खाने से शरीर ऊर्जा पाता है, जिससे हम चल फिर सकते हैं। अगर इंजन ज्यादा गर्म हो रहा है, तो वहां ऊर्जा का नुकसान नहीं, बल्कि ऊष्मा के रूप में बदलाव हो रहा है। अगर हमें ऊर्जा की बर्बादी रोकनी है, तो हमें यह समझना होगा कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस हम उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे। क्या यह नियम कभी टूटता है? अब तक विज्ञान के इतिहास में ऊर्जा संरक्षण का नियम कभी नहीं टूटा है। अगर कभी ऐसा होता है, तो इसका मतलब होगा कि हमें प्रकृति को समझने का तरीका बदलना होगा। पर अभी तक हर प्रयोग, हर गणना इस नियम को सच साबित करती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कोने प्रकृति बहुत सटीक है, कुछ भी खोता नहीं है, बस बदलता है। यह नियम वैज्ञानिकों के लिए एक नक्शा है, जो बताता है कि किस प्रक्रिया में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अब अध्याय है समय और दूरी, यानी टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी का मतलब। भौतिकी की नींव दो मूलभूत अवधारणाओं पर टिकी होती है, समय और दूरी। इन दोनों की परिभाषा जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही जटिल है। हम पूछते हैं, कोई घटना कितनी दूर हुई, कितनी देर में हुई, कितनी गति से कोई चीज चली? इन सभी सवालों की जड़ में छिपे हैं समय और दूरी। पुराने समय में दूरी और समय की समझ। प्राचीन काल में लोगों ने समय और दूरी को अपने अनुभव के आधार पर समझा। दूरी को नापा जाता था पैरों से, जैसे कोस, मील। समय को देखा जाता था सूरज की गति से, जैसे घड़ी, पहर। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इनको मापने के लिए सटीक इकाइयां और उपकरण बनाए। समय की इकाई बनी सेकंड और दूरी की मीटर। घड़ियां और मीटर स्केल ने इन दोनों को एक नया वैज्ञानिक आधार दिया, गति, स्पीड और निरपेक्षता, रिलेटिविटी। जब हम किसी वस्तु की गति को नापते हैं, तो हमें समय और दूरी दोनों की जरूरत पड़ती है। गति, दूरी, समय। लेकिन क्या गति एक निरपेक्ष चीज है? क्या हर किसी को एक ही वस्तु की गति एक जैसी लगती है? नहीं। अगर आप एक चलती ट्रेन में बैठे हैं और कोई गेंद फेंकते हैं, तो आपको उसकी गति कुछ और लगेगी, जबकि ट्रेन के बाहर खड़ा व्यक्ति उसे अलग गति से देखेगा। यहीं से आती है सापेक्षता, रिलेटिविटी की अवधारणा। प्रकाश की गति और समय की भूमिका।
जब वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति को मापा तो उन्हें हैरानी हुई कि यह हर किसी के लिए समान रहती है। चाहे स्रोत हिले या न हिले, देखने वाला हिले या न हिले, यही बात आइंस्टीन को लेकर गई। सापेक्षता के विशेष सिद्धांत, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार समय और दूरी स्थिर नहीं है, वे बदल सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला कितनी गति से चल रहा है। अंतरिक्ष और समय का गहरा संबंध। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस, अंतरिक्ष, और टाइम, समय, दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक साथ मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम, अंतरिक्ष काल। मतलब जब कोई वस्तु गति करती है तो न सिर्फ उसकी स्थिति बदलती है बल्कि उसका समय भी धीमा हो सकता है। उदाहरण, अगर कोई रॉकेट प्रकाश की गति के करीब चले तो उसमें बैठे व्यक्ति का समय बाहर के मुकाबले धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन, यानी भारी वस्तुओं के पास समय धीमा हो जाता है। आधुनिक भौतिकी में समय और दूरी। आज की आधुनिक भौतिकी में समय और दूरी को ज्यामितीय रूप में देखा जाता है, स्पेस टाइम के 4 डायमेंशनों के रूप में। 3 डायमेंशंस होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और चौथा डायमेंशन है समय। ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जीपीएस सिस्टम, उपग्रह, ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल की थ्योरी, सब में समय और दूरी की यह नई समझ जरूरी होती है। तो आज हमने सीखा कि समय और दूरी जितनी सीधी बातें लगती हैं, असल में उतनी ही गहराई से भरी हुई है। ये सिर्फ हमारे घड़ी या स्केल पर देखे गए नंबर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे मूल नियमों से जुड़े हैं। आइंस्टाइन ने हमें सिखाया कि हमारा अनुभव धोखा भी दे सकता है, और विज्ञान उन अनुभवों के पार जाकर हमें नई सच्चाई दिखा सकता है। अब हम अगले अध्याय में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम जिस अध्याय को समझने जा रहे हैं उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण क्या है? हम सब ने बचपन में सुना है, कोई भी वस्तु ऊपर फेंको वो नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसे खींच रही है। इस अदृश्य खिंचाव को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। लेकिन यह खिंचाव सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, हर वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है। यह एक सार्वत्रिक बल है, यूनिवर्सल फोर्स। लेकिन सवाल है, यह बल काम कैसे करता है? कितनी दूर तक असर करता है? क्या यह हमेशा एक जैसा रहता है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजे थे न्यूटन और फिर आइंस्टीन ने। 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने पहली बार बताया कि हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। उन्होंने इसका एक सुंदर नियम दिया, F=G टाइम्स m1 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर्ड, जहां Fr बाय गुरुत्व बल, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 और m2 पर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान had उनके बीच की दूरी। इसका मतलब यह हुआ कि बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है और दूरी के वर्ग के प्रतिलोम होता है। यानी जितनी भारी वस्तु होगी उतना ज्यादा खींचेगी और जितनी दूर होगी खिंचाव उतना कम होगा। न्यूटन के इस नियम से यह समझ आया कि सूरज अपने गुरुत्व से ग्रहों को बांधे हुए है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि एक तरफ उसकी गति उसे सीधा धकेलती है और दूसरी तरफ सूर्य का गुरुत्व उसे अंदर खींचता है। इस संतुलन से बनती है कक्षा, ऑर्बिट। यही सिद्धांत चंद्रमा पृथ्वी या उपग्रह पृथ्वी के संबंधों पर भी लागू होता है।
न्यूटन ने एक अजीब सवाल पूछा, अगर सेब गिरता है तो चांद क्यों नहीं गिरता? उनका उत्तर था, चांद भी गिर रहा है, लेकिन उसकी तरफा गति इतनी अधिक है कि वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता चला जाता है। अगर किसी वस्तु को सही दिशा और गति से चलाया जाए तो वह गुरुत्व बल के कारण गिरती हुई प्रतीत न होकर एक स्थायी कक्षा में बनी रह सकती है। यही सिद्धांत उपग्रहों, सैटेलाइट्स पर भी लागू होता है। ग्रहों की गति और केपलर के नियम। अब सवाल उठता है, क्या यह नियम ग्रहों की गति को समझा सकता है? जवाब है हां, और बहुत अच्छे से। फाइनमैन बताते हैं कि न्यूटन ने दिखाया, अगर गुरुत्वाकर्षण बल यह सूत्र फॉलो करता है तो केपलर के तीनों नियम अपने आप समझ में आ जाते हैं। पहला, दीर्घवृत्त नियम। ग्रह सूर्य की दीर्घवृत्त कक्षा में घूमते हैं। दूसरा, समक्षेत्रफल नियम। जब ग्रह सूर्य के करीब होता है तो तेज चलता है, दूर होता है तो धीरे, लेकिन समय के साथ कक्षा का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। 3, T2R3। ग्रह जितना दूर, उसकी परिक्रमण अवधि उतनी अधिक। यह सब कुछ गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियमों से समझाया जा सकता है। न्यूटन के समय एक अजीब बात सामने आई। कोई भी वस्तु, चाहे भारी हो या हल्की, गुरुत्वाकर्षण में एक जैसी गति से गिरती है। इसका कारण है जड़त्व, इनर्शिया, और गुरुत्व बल दोनों द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं और बराबर मात्रा में। यही विचार आगे जाकर बना सापेक्षता का आधार, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, जिसे बाद में आइंस्टीन ने अपनाया। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन के गुरुत्व को एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने कहा, गुरुत्व कोई बल नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष और समय की वक्रता, कर्वेचर है। हर भारी वस्तु, जैसे पृथ्वी या सूरज, अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को मोड़ देती है, और जब कोई वस्तु उस वक्रता से गुजरती है तो उसे गुरुत्व बल जैसा अनुभव होता है। इससे ही उत्पन्न हुआ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि गुरुत्व बल वस्तु की द्रव्यमान पर नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की ज्यामिति पर निर्भर करता है। अगर आप किसी ट्रैम्पोलिन की सतह पर भारी गेंद रखें तो वह सतह दब जाएगी। अगर आप एक छोटी गेंद उस सतह पर लुढ़काए तो वह उस दबाव की वजह से बड़े गोले की ओर खींचती है। यही होता है स्पेस टाइम में। ब्लैक होल, प्रकाश की वक्रता, टाइम डायलेशन, सब इसी विचार से समझ में आते हैं। आज के वैज्ञानिक गुरुत्व की गहराई तक जा रहे हैं। 2015 में पहली बार गुरुत्वीय तरंगें देखी गई, जिसने आइंस्टीन के सिद्धांत की पुष्टि की। अब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं क्वांटम ग्रेविटी को समझने की, यानी गुरुत्व को क्वांटम स्तर पर व्याख्यायित करने की। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक चीज को जमीन पर खींचने वाला बल नहीं, बल्कि वो रहस्यमयी शक्ति है जो ग्रहों को रास्ते में बनाए रखती है, समय को धीमा करती है और अंतरिक्ष को मोड़ सकती है। न्यूटन ने इसकी गणित दी और आइंस्टीन ने इसकी ज्यामिति, और आज का विज्ञान इसकी सबसे गहरी परतों को समझने में लगा है। इस अध्याय में हमने जाना गुरुत्वाकर्षण क्या है, न्यूटन का सिद्धांत क्या कहता है, ग्रहों की गति कैसे समझ में आती है, केपलर के नियम कैसे निकाले जा सकते हैं, और गुरुत्वाकर्षण एक सार्वभौमिक शक्ति क्यों है। अब हम पहुंचे हैं इस श्रृंखला के अंतिम और शायद सबसे अद्भुत अध्याय पर, जिसका नाम है क्वांटम व्यवहार। यह अध्याय हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां हमारे सामान्य तर्क और समझदारी काम नहीं करती। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें एक साथ कई जगह हो सकती हैं और देखने भर से उनका व्यवहार बदल जाता है। क्वांटम दुनिया वो है जहां हम इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, क्वार्क जैसे सूक्ष्म कणों का व्यवहार समझते हैं। यह वह स्तर है जहां भौतिकी के नियम अजीब, रहस्यमयी और अद्भुत बन जाते हैं। यहां चीजें निश्चित नहीं होती, बल्कि संभावनाओं के आधार पर चलती है। उदाहरण के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन कहां है यह आप ठीक से कभी नहीं कह सकते।
आप सिर्फ यह बता सकते हैं कि वो कहां होने की संभावना है। फिजिक्स में एक समय ऐसा था जब वैज्ञानिक सोचते थे कि प्रकाश सिर्फ एक तरंग वेव है, लेकिन बाद में यह पता चला कि प्रकाश के पास कण जैसी विशेषताएं, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी होती है। हम इन्हें फोटॉन कहते हैं। उसी तरह पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन, जो हमें ठोस कण लगता है, वो भी तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। यानी प्रकृति में हर चीज वेव और पार्टिकल दोनों होती है। इसे कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। डॉक्टर हाइजेनबर्ग ने बताया कि अप्पा हाइजेनबर्ग करे, आप किसी कण की स्थिति, पोजीशन और उसकी गति, मोमेंटम को एक साथ बिल्कुल सटीक रूप से नहीं जान सकते। जैसे ही आप उसकी स्थिति को सटीक जानते हैं, उसकी गति की जानकारी गड़बड़ होने लगती है, और इसका उल्टा भी। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति में पूर्ण निश्चितता की कोई जगह नहीं, सिर्फ संभावनाएं हैं, और विज्ञान इन्हीं संभावनाओं की गणना करता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट, देखने से चीजें बदल जाती है। क्वांटम दुनिया का एक सबसे अजीब सिद्धांत यह है कि जब आप किसी चीज को नहीं देख रहे होते, तो वह एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकती है। जैसे ही आप उसे देखते हैं या कोई माप करते हैं, वह किसी एक अवस्था में सिमट जाती है। इसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स, और यही विचार जन्म देता है ऑब्जर्वर इफेक्ट को। यानी क्वांटम दुनिया में देखने भर से हकीकत बदल जाती है। डबल स्लिट प्रयोग। अब बात करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, जो क्वांटम यांत्रिकी का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी प्रयोग है। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन या फोटॉन को दो संकरे छिद्रों, स्लिट्स से गुजरने देते हैं, तो स्क्रीन पर तरंगों जैसा पैटर्न बनता है, जैसे कि वो एक साथ दोनों रास्तों से गुजरे हो। लेकिन जैसे ही हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि कण किस रास्ते से गया, वो पैटर्न बदल जाता है और कण सिर्फ एक रास्ते से जाता दिखता है। यानी आपका देखना ही तय करता है कि प्रकृति कैसे व्यवहार करेगी। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो अजीब है, लेकिन इसका क्या काम? दरअसल आज की पूरी टेक्नोलॉजी इन्हीं क्वांटम सिद्धांतों पर टिकी है, जैसे लेजर, लेजर, ट्रांजिस्टर्स, कंप्यूटर चिप्स, एमआरआई मशीनें, और आजकल तो क्वांटम कंप्यूटर्स भी। यानी जो बातें अजीब लगती थीं, वो आज विज्ञान की रीढ़ बन चुकी है। क्वांटम यांत्रिकी कोई समाप्त विज्ञान नहीं है, यह तो एक रहस्यमयी शुरुआत है, जहां हम हर दिन नए सवाल खड़े कर रहे हैं। फाइनमैन खुद कहते थे, अगर कोई कहे कि वह क्वांटम को समझ गया है, तो इसका मतलब है कि उसने इसे समझा ही नहीं। यह विज्ञान का वो क्षेत्र है जहां अज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। श्रोडिंजर की बिल्ली। मान लीजिए एक बंद डिब्बे में एक बिल्ली है। उस डिब्बे के अंदर एक रेडियोधर्मी पदार्थ रखा है, जो किसी भी समय टूट सकता है या नहीं भी टूट सकता। अगर वह पदार्थ टूट गया, तो एक झर निकलता है और बिल्ली मर जाती है। अगर वो नहीं टूटा, तो बिल्ली जिंदा रहती है। अब जब तक आप उस डिब्बे को खोलकर नहीं देखते, आपको ये पता नहीं होता कि बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है। क्वांटम दुनिया में माना जाता है कि जब तक आप देखते नहीं, बिल्ली दोनों ही अवस्थाओं में है, जिंदा भी और मरी हुई भी। यह अजीब लगता है, पर यही है सुपरपोजिशन, यानी एक साथ दो स्थितियों में रहना। सुपरपोजिशन, एक साथ कई अवस्थाओं में होना। क्वांटम दुनिया में कोई भी कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, एक समय पर सिर्फ एक जगह नहीं होता। वो एक साथ कई जगह हो सकता है या कई अवस्थाओं में हो सकता है। जैसे अगर कोई कण दो रास्तों पर जा सकता है, तो वह दोनों रास्तों पर एक साथ जा रहा होता है, जब तक आप माप नहीं करते। मापन करने पर वो एक ही स्थिति चुन लेता है। जैसे मानो आपसे पूछ रहा हो, अब बताओ मैं कहां हूं। क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम उलझाव। सोचिए दो इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत पास थे, और फिर आपने उन्हें अलग कर दिया, एक को धरती पर रखा
और दूसरा चांद पर। अब अगर आप धरती वाले इलेक्ट्रॉन को पलटते हैं तो चांद वाला भी उसी समय पलट जाता है। मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, भले ही उनके बीच दूरी कितनी भी हो। इसे कहते हैं कणों की उलझन, जो अल्बर्ट आइंस्टीन को भी रहस्यमयी लगी थी। क्वांटम टनलिंग, क्वांटम सुरंग प्रभाव। मान लीजिए एक बॉल दीवार की तरफ जा रही है। सामान्य दुनिया में वो दीवार से टकराकर रुक जाएगी, लेकिन क्वांटम दुनिया में वो बॉल कभी-कभी दीवार के पार निकल सकती है, जैसे कोई जादू हुआ हो। इसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग। और यही चीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के अंदर। क्वांटम में हम किसी कण की स्थिति को निश्चित रूप से नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो कहां पर होने की संभावना ज्यादा है। इस संभावना को हम गणित की भाषा में एक वेव की तरह दिखाते हैं। इसे ही कहते हैं वेव फंक्शन। ये वेव हमें बताती है कि किस स्थान पर कण मिलने की कितनी संभावना है। जब तक आप कण को मापते नहीं, वो कई अवस्थाओं में होता है, लेकिन जैसे ही आप मापते हैं, उसका वेव फंक्शन गिर जाता है और वो एक ही स्थिति में आ जाता है। जैसे श्रोडिंगर की बिल्ली जब तक नहीं देखी, वो जिंदा भी थी, मरी भी। देखते ही वह सिर्फ एक अवस्था में आती है। मापन की समस्या। क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा मापन ही तय करता है कि वास्तव में क्या होगा। यानी क्या हम किसी वस्तु को देखकर उसकी हकीकत बदल देते हैं? यह सवाल आज भी खुला है और वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। क्वांटम कण किसी निश्चित जगह पर नहीं होते, वे संभावना की लहर में होते हैं। जैसे समुद्र में कोई लहर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी किसी खास जगह होने की संभावना की लहर में होता है। जैसे जैसे तरंग ऊंची होती है, वैसे वैसे वहां कण मिलने की संभावना ज्यादा होती है। बेल्स थ्योरम टेस्ट यह बताता है कि क्वांटम उलझाव सचमुच असली है। एस्पेक्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें दिखाया गया कि दो उलझे हुए कण एक ही समय में दूर से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इन प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि क्वांटम दुनिया की अजीब बातें सिर्फ सोच नहीं, बल्कि हकीकत है। इस पूरी सीरीज में हमने एक ऐसी यात्रा की जो सबसे छोटे कण, एटम, से शुरू हुई और वहां तक पहुंची जहां हमारा ज्ञान खुद उलझ जाता है, क्वांटम दुनिया में। हमने देखा कि हर चीज, आप, मैं, ये धरती, छोटे छोटे कणों से बनी है जो लगातार गति में रहते हैं। फिर समझा कि फिजिक्स अकेली नहीं होती, वो रसायन से लेकर जीवन तक हर चीज से जुड़ी है। हमने एनर्जी को जाना कि वो कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। समय और दूरी की परिभाषाएं बदली जब हमने आइंस्टाइन की सोच को छुआ। और अंत में क्वांटम दुनिया ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमय है। ये कोई अलग अलग चैप्टर नहीं थे, बल्कि एक जुड़ी हुई कहानी थी, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने की कोशिश। अब इस लाइन के बाद आप वो अंतिम लाइंस जोड़ सकते हैं। इस तरह हमने रिचर्ड फाइनमैन की मशहूर किताब 6 इजी पीसेस को सरल हिंदी में समझा, जो कि उनके बड़े 3 भागों वाली फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स सीरीज के वॉल्यूम 1 से ली गई कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फाइनमैन की फिजिक्स की दुनिया बहुत विशाल है और हम इस सीरीज में अभी बस पहला दरवाजा ही खोल पाए हैं। इसलिए मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं वॉल्यूम 2 का अगला भाग, जिसमें हम और भी गहरे विषयों को उसी सरल भाषा और गंभीर अंदाज में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विज्ञान को महसूस करते रहें। मिलते हैं अगले भाग में।